ये कहानी तालीमी मकासद के लिए है, इसके सारे किरदार फर्जी हैं और सिर्फ आपको लुत्फ देने के लिए लिखी गई है। 2. मैडम का जोरदार थप्पड़ खाकर मैंने अपना बस्ता पकड़ा और चाप वहां से चला आया और सीधा अंजुम के पास चला गया और इसको सारी सूरत हाल से ही इगाए किया। जैसे इसको पता चला कि इसका दिया हुआ नावल मैडम ने जब्त कर लिया है तो इसके तन बदन में आग लग गई और इसने मेरी माँ बहन एक कर दी। सबसे पहले तो वो इस बात पर सख्त नाराज हुआ कि मैं नावल लेकर वहाँ गया क्यों था, और जब मैंने इसको बताया कि यार तुमने ही तो जल्दी वापस करने का बोला था इसलिए मैं इसे वहाँ ले गया था, मेरी बात सुनकर वो बोला कमीने जैसे भी है मुझे मेरा नावल वापस चाहिए। फिर बोला किया तुमको मालूम नहीं कि रिबा रब नवाज जिसकी लाइब्रेरी से हम ये नावल लाया करते थे किस कदर गलत इंसान है। अब इसने मुझे से 500 रुपये जुर्माने के लिए लेने हैं और मेरे पास 500 रुपये तो किया फूटी कौड़ी भी ना है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला और मुझे तुमसे तो एक पा की भी उम्मीद नहीं है कि तुम तो हो ही अजली कंगले। फिर परेशान होकर बोला मिसला ये है कि लेकिन इतनी बड़ी रकम में भी कहाँ से लाऊंगा। फिर इसने मेरी तरफ देखा और बड़े गुस्से से बोला बहन कल तक मुझे हर हाल में वो मुझे नावल चाहिए वरना वो इसकी सख्त वार्निंग और झाव स्वान कर मैं बहुत परेशान हुआ और मुंह लटका कर वापस घर आ गया और मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। ऊपर से मुझे ये गम भी की जा रहा था कि अगर किताब ना मिली तो क्या बनेगा। यूं ही सोचते सोचते अचानक मुझे निदा मैम का ख्याल आ गया और मैं उनके बारे में सोचने लगा कि वो कितनी अच्छी और मेहरबान खातून है। सोचते सोचते मेरे मन में आया कि क्यों ना इस सिलसिले मैं निदा मैम से मदद तलब की जाए, क्योंकि इस केस में उन्होंने मुझे एक दफ़ा भी नहीं डांटा था बल्कि कुन आंखों से मेरी तरफ को ही देखती जा रही थीं। जैसे जैसे मैं निदा मैम के बारे सोचता गया मेरा हौसला मजीद बढ़ता गया, डूबते को तिनके का सहारा, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस सिलसिले में निदा मैम से मदद तलब करूंगा। ये सोच आते ही मैंने अपना रुख निदा मैम के घर की तरफ कर लिया। रास्ते में ख्याल आया कि अगर वो भी ना मानी तो मैंने ये ख्याल ज़हन से झटक दिया कि अगर वो भी ना मानी तो फिर कुछ और सोचेंगे, अभी तो ट्रा कर लूं। फिर ज़ेबा मैम का भी ख्याल आया। उनका ख्याल आते ही मेरे सारे बदन में सनसनी सी फैल गए और खौफ के मारे मेरे रूंगटे खड़े हो गए। उनका हम सब पर रोब ही इतना था कि मैं उनके पास पर जाने का सोच भी ना सकता था। राब तो निदा मैम का भी था पर इतना नहीं जितना कि मैडम ज़ेबा का था। फिर भी अपने घर से उनके घर तक जाते जाते मैंने को 50 दफ़ा सोचा और कभी राक गया और फिर चला गया। इसी कश्मकश में निदा मैम का घर आ गया और मैं उनके दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि दस्तक दूं आ ना दूं। इसी कश्मकश में कभी आगे जाता और कभी पीछे हटता और फैसला ना कर पा रहा था कि मैडम का दरवाज़ा खटखटाऊं आ नहीं। अचानक निदा मैम के घर का दरवाज़ा खुला और एक खुश शक्ल सा लड़का बाहर निकला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला क्या बात है। तो मैंने कहा वे जी मैडम साहिबा से मिलना था। तो वे एकदम चौंक कर बोला कहीं तुम ज़ेबा आंटी से ट्यूशन तो नहीं पढ़ते। तो मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। ये सुनकर वे बोला ओके। फिर कहने लगा राको माँ मम्मी से पूछ लूं। और फिर इसने अपना मुंह दरवाजे के अंदर किया और आवाज़ दी मामा एक लड़का अब से मिलने आया है। तो मुझे अंदर से मैडम निदा की आवाज़ सुना दी कौन है बेटा। तो इसने जवाब दिया आपका को स्टूडेंट है। तो फिर मैडम निदा की आवाज़ सुना दी पर है कौन। तो वो लड़का मुझसे बोला सामने आओ। स्टूडेंट तो है यार ज़रा। और मैं इसके पास चला गया और मुझे दरवाजे में खड़ा किया और बोला मामा ये है वो लड़का। निदा मैम ने एक नज़र मुझे देखा और चौंक सी गई लेकिन बज़ाहिर चुप रही और फिर अपने बेटे से कहने लगी ठीक है इसे अंदर आने दो। इस पर वो लड़का जो यकीनन निदा का बेटा था बोला अब अंदर जारो। फिर वो सामने खड़ी अपनी मामा से बोला मामा मैं अभी आया। तो निदा बोली तुम्हारा अभी भी 1 घंटे का होता है, ठीक से बताओ कि कहाँ जा रहे हो और वापसी कब तक होगी। तो वो लड़का बोला मामा एक तो अब भी ज़ेबा आंटी के साथ रह कर बड़ी सख्त हो गई हैं। फिर कहने लगा मामा जी मैं ज़रा दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और 1-2 घंटे तक लूट आऊँगा। और इससे पहले कि मैडम निदा इससे कुछ कहती वो दरवाजे से गायब हो गया। इसके जाते ही मैडम निदा मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और बड़े गौर से मुझे देखने लगी और इसके इस तरह देखने पर मैं घबरा गया और अपना सर झुकाकर नीचे की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद मुझे मैडम निदा की सख्त आवाज़ सुना दी तुम यहाँ क्या करने हो। उनकी बात सुन कर मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोला
वो मैडम वो आपको पता है? तो वो मेरी बात काट कर बोली, मुझे तो पता है, तुम बताओ। मैं तुम्हारी मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस पर मैंने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और फिर थूक निगल कर बोला, वो मैडम एम सॉरी। तो वो थोड़े गुस्से से कहने लगी, सॉरी पर किस बात की? तो मैंने कहा, वो मैडम में जो किताब। मैंने अभी इतना ही कहा था कि मैडम का पारा एकदम हाँ हो गया और वो गुस्से से बोली, तुमको ज़रा शर्म नहीं? ये गलज़, अपनी उम्र देखो और अपने शौक देखो। इसके बाद मैडम ने मुझे काफ़ी सुनाई, लेकिन मैं एक बना चाप चाप उनकी जली किट्टी बातें सुनता रहा और मुंह से कुछ ना बोला, इस उम्मीद पर कि जब मैडम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो दोबारा दरखास्त करूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद जब मैडम कुछ ठंडी पड़ी और इसे एहसास हुआ कि इसने मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी है, तो वो थोड़ा नरम पड़ गई और नरम लहजे में बोली, देखो बच्चे, ये जो तुम कर रहे ठीक ना है। फिर उन्होंने मेरी यतीम शक्ल को देखा और शायद उनके दिल में कुछ तरस आ गया। बोली, इन्हा बताओ कि तुम मेरे पास क्या लेने हो? मैंने जब देखा कि मैडम के दिल में कुछ रहम आ गया है तो मैंने कहा, वो मैडम प्लीज मुझे मैडम ज़ेबा से मुआफ़ी दिला दे। मेरी बात सुन कर पता नहीं उनके दिल में क्या आया कि वो मेरी तरफ देखकर बोली, चुल्लू अंदर चलकर बात करते हैं। और मुझे अपने साथ लेकर दरायूं रूम में आ गई और सोफे पर बिठाकर बोली, क्या पियोगे? तो मैंने कहा, कुछ भी नहीं मैम। ये सुनकर वो बोली, ओके मैं अभी। और फिर कुछ ही देर बाद वो एक जुग में रूह अफ़ज़ा डाल कर ले। इस जुग के साथ सिर्फ एक ही गिलास था। तो मैंने पूछा, आप नहीं लेगी मैडम? तो वो बोली, नहीं मेरा मौड नहीं, तुम पियो। और एक गिलास भरकर मुझे दे दिया। मैंने गिलास उठाया और आहिस्ता आहिस्ता पीने का। कुछ देर बाद वो मुझसे बोली, हाँ अब बताओ कि तुम मेरे पास क्या लेने हो? मैं इसी ताक में था, चुनांचे में बड़ी ही आजिज़ी से बोला, वो मैडम मुझसे बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे मैडम ज़ेबा से मुआफ़ी दिला दे और वे नावल भी वापस ले दे। मेरी बात सुनकर अचानक इसे कुछ याद आ गया। फिर इसने मेरी तरफ देखा और इस दफ़ा इसी नरम टोन में कहने लगी, तुम बाज नहीं आए ना? वो बाहर किया? मैंने तुमसे फ़ारसी बोली थी। इससे पहले कि वो मज़ीद लेक्चर देती, मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, मैडम प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात तो सुन ले। मैंने ये बात इतनी आजिज़ी सी कही थी कि वो कुछ सोच में पड़ गईं और बोलें, हाँ बोलो। और मैं फिर से अपनी वही दरखास्त दे रहा तो सुनकर बोली, ये बात तो तुम पहले ही मुझे बता चुके हो। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे साथ उधर उधर की बातें शुरू कर दीं और इस दफ़ा वो इतनी शफ़क़त से पेश आ रही थीं कि माँ जो पहले इनकी डांट सुनकर खासा मायूसा हो रहा था, फिर हिम्मत पकड़ने लगा था। इस तरह उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों और स्कूल के हालात पूछे और बड़े प्यार और दोस्ताना माहौल में बातें की। उनकी बातों और फ्रेंडली माहौल का मुझ पर यह असर हुआ कि मेरी उनके साथ जेजे का काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई और अब मैं उनसे ईजी मोड में बातें करने लगा। को 1 घंटे की गुफ्तगू के बाद वो बोली, ओके अब तुम जाओ। और मैं उनकी बात सुनकर उठा और जाने लगा। फिर मैं में आया कि अब तो मैम काफ़ी फ्री हो गई है, इसलिए जाते जाते उनसे एक बार फिर दरखास्त कर लूँ। चनाचा मैंने फिर अपना रोना रुया सुन कर वो सोच में पड़ गईं और फिर कहने लगी, देखो अगर तुम मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब दोगे तो शायद मैं तुमको वो नावल वापस दिलाने में कुछ मदद कर सको। तो मैंने कहा, अब पूछे मैडम, मैं सच बोलूँगा? तो वो कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि ये नावल तुम्हारा अपना है? तो मैंने कहा, जी नहीं, एक दोस्त का है। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि इसने कहाँ से लिया? तो मैंने कहा, एक लाइब्रेरी है। तो वो बोली, कहाँ है ये लाइब्रेरी? तो मैंने जवाब देने में कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। तो वो बोली, ना बताओ, मैं भी तुमको। उनकी बात सुनकर मेरी तो फटकर हाथ में आ गई। चुनांचे मैंने जल्दी से कहा, वो जी बज़ाहिर तो इसकी साइकिलें ठीक करने की दुकान है, लेकिन इसके साथ साथ वो इस किस्म के रिसाले भी किराए पर देता है। तो वो बोली, अच्छा ये बताओ इस नावल का किराया कितना है? वैसे तो इसका किराया 2 रुपये रोज़ का था, पर मैंने मैडम से आउट बोलते हुए कहा कि जी इसका 5 रुपये रोज़ का किराया होता है। तो वो कहने लगी, तुम लोग कैसे दे देते हो? तो मैंने कहा कि जी सब चंदा करते हैं। मेरी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसी और बोली, बड़े नेक काम के लिए चंदा करते हो आप लोग? फिर कहने लगी, फ़र्ज़ करो अगर ये नावल तुमको नहीं मिलता तो क्या होगा? तो मैंने कहा, मैडम जी होना क्या है, वो किताब की कीमत प्लस जुर्माना लेगा। तो वो बोली, वो कितना होगा? तो मैंने एक दफ़ा फिर झूठ बोलते हुए कहा कि वो जी मिलाकर 4/500 रुपये होंगे और मार अलग से पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो एकदम हैरान हो गई और बोली, पैसों की बात तो समझ में आती है, ये मारेगा किस खुशी में? तो मैंने कहा कि वो जी इसका एक भाई थाना कोतवाली में हवालदार है, ये इसकी तड़ी लगाकर मारता है
और मैं देखा कि मार का सुन कर वो कुछ नर्वस सी हो गई थी, इसलिए मैंने इस बात को मजीद नुमाया करने के लिए एक जाली सी झरझरी ली और बोला, वो जी एक दफ़ा हमारे एक दोस्त से इसका नावल गुम हो गया था, तो इसने पैसे अलग लिए थे और मारा भी बहुत था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम लोग ये हरकत करते ही किंग हो। तो मैंने इसी आजिज़ी से कहा कि वो जी गलती हो गई, आइंदा ऐसा ना होगा, और बाहर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा लिया। फिर जाते जाते वापस मरा और बोला, मैडम। तो वो कहने लगी, हाँ बोलो वे। तो मैंने इसी आजिज़ी से कहा, वो मैडम प्लीज़ इस नावल का कुछ कर दे, और अब को तो पता ही है कि मुझे रोज़ के 5 रुपए देने पड़ेंगे। मेरी बात सुनकर वो बोली, ओ हाँ वो तो मैं करूँगी, लेकिन ये कल मुश्किल है, तुमको मैडम के गुस्से का तो पता ही है ना। तो मैंने कहा, मैडम मेरी हालत का तो आपको पता ही है, मैं 5 रुपए रोज़ का किराया नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर वो सर हिलाकर बोली, हाँ मुझे मालूम है कि तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, चुल्लू 2 दिन का किराया मैं तुमको दे देती हूँ, आगे की फिर देखेंगे। ये कहकर मैडम निदा ने अपने सीने पर लिया हुआ दोपट्टा एक तरफ किया और मेरे देखते देखते अपना लेफ्ट हाथ अपने राइट साइड में डाला और इसे टटोलते हुए बोली, कहाँ गए पैसे, अभी तो यहीं रखे थे। और फिर अपने हाथ को अंदर घुमाते घुमाते अपना हाथ को कमीज से बाहर निकाल लिया और मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, कहाँ रह गए पैसे। और मेरी नज़र उनकी बाहर निकली हुई हाथों पर पड़ी और उनकी ये अति अलिफे बहुत बड़ी और काफ़ी गोरी सी थी और उनकी उन खूबसूरत हाथों पर ब्राउन रंग का मोटा सा तुल भी था। ये देखकर मेरे तो होश ही गुम हो गए और मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे और मुंह खिले का खुला रह गया और मैं कोशिश के बावजूद भी उनसे अपनी नज़रें न हटा सका और फिर मुझे पता भी ना चला और मैं एक तंबू हुई। हालांकि मौका भी ना था, फिर भी ना जाने कैसे, लेकिन यकीन करें मुझे इस बात का कोई एहसास ना था, मैं तो बस उनको देखने में मगन था। उन्होंने कोई 30-40 सेकंड तक टटोल टूल कर पैसे ढूंढती रहे, इसके साथ साथ वो गहरी नज़रों से मेरी तरफ भी देखे जा रहे थीं, लेकिन शायद वो मुझे कम और कहीं और को ज़्यादा घोर रहे थीं, पर मैं इससे बेनियाज उनको देखने की इज़्ज़त ले रहा था। कहानी जारी है। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।